नमस्कार। भारत माता की जय। सिर्फ कहने मात्र से जय नहीं होगी माता की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी 135 करोड़ लोग रहते हैं। क्या हमें पता है हमारे देश में कुल 91 करोड़ मतदाता हैं? 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 60 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया। ये प्रतिशत 67.4% है। जिस देश में हर वर्ष 1.5 करोड़ नए मतदाता जुड़ जाते हों, उसी देश में आज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी 3 में से 1 व्यक्ति वोट ही नहीं करता। ये संख्या 31 करोड़ लोगों की है। लोकतंत्र, मतदान जिसकी आत्मा है, क्या कारण है हर तीसरा व्यक्ति मतदान ही नहीं करता? मेरे देखे शायद हमारे लोग अपने वोट और मत की कीमत ही नहीं समझते। तो आइए हम मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि वोट क्यों, कैसे और किसे करें, ताकि हम हमारे लोकतंत्र को, आइए हम सब मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि वोट क्यों, कैसे और किसे करें, ताकि हम हमारे लोगों को भी समझा सकें, उनसे साझा कर सकें और भारत माता की सही में जय हो सके। स्वागत है आप लोगों का। देख भाई, पहले हम लोगों में से तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि वोट क्यों करें या मतदान हम लोग क्यों करते हैं। असल में हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही जो है ना, वो हमारे सरकार के हाथ में होता है। वो कैसे देखते हैं, कौन सा कानून बनेगा जनता के लिए या कौन सा कानून बनेगा शासक वर्ग के लिए, कौन तय करता है। हमारे बच्चों को जो टीके लगते हैं जन्म से पहले और उसके बाद, वो कौन से टीके होंगे, वो जरूरी है भी या नहीं, ये कौन तय करता है। हमारी स्कूल एजुकेशन, वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, माध्यमिक हो या फिर कॉलेज की शिक्षा नीति हो, वो क्या होगी, कैसी होगी, पढ़ाई के बाद बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो नौकरी सरकारी होगा या प्राइवेट, बिजनेस अगर करना चाहे लोग तो उसमें जो है बिजनेस के अवसर होंगे कि नहीं, बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए होता है, वो लोन आसानी से मिलेगा कि नहीं, ये कौन तय करता है भाई? सरकार तय करती है। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक समरसता, सामाजिक सुरक्षा, शांति का माहौल बनाना किसका काम है? सरकार का। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन, विधि व्यवस्था, पुलिस इत्यादि मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार तय करती है। देश के स्तर पे आयात हो, निर्यात हो, विदेश व्यापार हो, सीमा सुरक्षा हो, विदेश नीति हो, टैक्स प्रणाली हो, मौद्रिक नीति हो, FDI हो, कितना बताऊं भाई, ये सारे अति महत्वपूर्ण निर्णय लेता कौन है? सरकार लेती है। अब जरा सोचिए, हम जब वोट करते हैं तो असल में सरकार चुन रहे होते हैं। आखिर हमारे द्वारा चुने गए लोगों का समूह ही तो सरकार होता है। अगर यही गलत चुनी जाए तो परिणाम क्या होगा? तो शायद ये जवाब हम लोगों को मिल के आ जाए कि असल में हमें वोट क्यों करना चाहिए, वोट क्यों करें। इसका जवाब हमें जो है सटीक और सही सही पता होना चाहिए। बाकी लगभग यार हम लोग सारे लोग समझदार लोग हैं। एक और बात है कि सरकार जो है ना, वो लोगों के हितों के लिए होती है। यानी सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं है। और दूसरा, सरकार वही सही है जो जनता और जनता में भेद नहीं करती। सरकार को जनता और जनता में भेद करने का अधिकार भी नहीं है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट किया, ये वो लोग हैं जो मुझे वोट ही नहीं करते हैं। ऐसा बांट के काम अगर कर रही है सरकार, वो तो सरकार सही नहीं है भाई। तो अगर हमको पता हो ना कि हमको वोट क्यों करना चाहिए, तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई सरकार फिर चुने कैसे, अपना प्रतिनिधि कैसे चुने। तो कैसे चुने सरकार का जवाब हमारे पास जो है ये हो सकता है कि भाई वोटिंग और मतदान की प्रक्रिया का चुनाव आयोग जो है बार बार हमें सिखाता रहता है। वोटिंग में निर्णय करना अभी जो है ना सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी या उम्मीदवार होते हैं, वो अधिकतर या तो टिकट खरीद के आते हैं, वो व्यापारी होते हैं, या क्रिमिनल, दबंग और राजनीतिक परिवार के वे सदस्य होते हैं जो वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इनमें जो है कुछ अपवाद भी हैं, अच्छे नेता भी। छोटी पार्टियों के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार में काबिलियत तो होती है, वो योग्य भी होते हैं, लेकिन बेचारे प्रचार प्रसार में पीछे छूट जाते हैं। तो क्या हमको पता है कि भारतीय चुनाव के प्रचार में विश्व में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है?
अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है, अब भारत में हमारे जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनमें उससे भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। पैसे और प्रचार प्रसार के ऐसे घने कोहरे में, धूल बादल और धुएं में हमारे आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छाता है कि हम सही गलत का चुनाव तो कर ही नहीं पाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार सही है। सबसे अति महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, जो मीडिया चैनल्स हम लोगों को जो है बार बार गलती करवाते हैं। यार समझदार लोग एक ही गलती को तो बार बार दोहराते नहीं। तो आप और हम सबसे पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सीधे चुनने की जो गलती करते हैं वो अपना दो। ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अपने बेईमान, रेपिस्ट, बदमाश जो टिकट खरीद के आए हुए कैंडिडेट हैं उन लोगों को जिता देते हैं। फिर बाद में पछताते रहते हैं कि हमारा कैंडिडेट सही नहीं है। गलती बार बार दोहराई जाए इसके पहले हमें सरकार की बनावट को समझना होगा। पहले देखो सरकार की बनावट को समझते। असल में हम तो वोटर्स हैं, हमें चुनने का अधिकार किसको मिलता है? अगर विधानसभा चुनाव हो तो हम अपना एमएलए या विधानसभा सदस्य चुनते हैं, और अगर लोकसभा चुनाव हो या फिर केंद्रीय चुनाव हो तो हम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद चुनते हैं। अब यही वो लोग हैं जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनते हैं, और वो कैबिनेट के सदस्य जो है चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो असल में हम चुनते किसके हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम चुनते हैं अपने एमएलए और एमपी को, और हमें चुनना भी इन्हीं को चाहिए। अच्छे लोग हम चुन के एमएलए और एमपी के रूप में भेजेंगे तो ये सही कैबिनेट मंत्री चुन पाएंगे, और वो लोग मिलके जो है सही प्रधानमंत्री और सही मुख्यमंत्री का भी चुनाव कर लेंगे। अब जब बात अंत में उम्मीदवार पे अटकती है तो आइए जानते हैं कि भाई उम्मीदवार कितना महत्वपूर्ण है। उसको पहले हमें तो ये बात याद होना चाहिए कि एक विधायक जो होता है वो 3 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। उसी तरह से जो एक सांसद होता है वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। तो यार एक विधायक और सांसद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे ना वो सीधे सीधे इतनी जिंदगियों को तो प्रभावित करेगा। तो उसका योग्य होना बहुत जरूरी है। कुछ योग्यताएं जो है मेरे देखे वो ये हो सकती हैं कि उम्मीदवार कम से कम जो है क्रिमिनल केसेस उस पर ना हो। ये थोड़ा मुश्किल है वर्तमान परिवेश को देखते हुए, फिर भी जो है हम लोग कोशिश कर सकते हैं यार। दूसरा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कैंडिडेट को, वो कम से कम जो है इंटर या फिर ग्रेजुएट हो। ऐसा इसलिए कि सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, एक व्यवस्था है। इसे समझने के लिए और उस व्यवस्था में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना तो उम्मीदवार का बहुत जरूरी है। उम्मीदवारी में स्वतंत्र उम्मीदवार एक बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। ऐसा इसलिए कि कम से कम विधानसभा चुनाव में ये अपनी काबिलियत और जनता के भरोसे और सहयोग से ही चुनाव में खड़े होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ बाहुबली और भ्रष्टाचारी लोग भी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा होते हैं। 5 साल या अधिक का सामाजिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए उसका, क्योंकि राजनीति तो एक सेवा क्षेत्र है ना भाई। देख अब कोई करियर ऑप्शन के रूप में अगर इसको लेके खड़ा होता है और वो जीत भी जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से कैंडिडेट अपना स्वस्थ हो और योग्य भी। ऐसा इसलिए कि सेवा जो है वो स्वस्थ और आनंदित व्यक्ति ही कर पाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, चुनाव प्रचार के दौरान जो उम्मीदवार पैसे बांटे, घोषणा पत्र के बाहर के वादे करें, दारू और नशा और चुनाव चिन्ह वाले उपहार बांटे, जिसके साथ क्षेत्र के बाहुबली हों, गुंडे हो, बदमाश हो, बेईमान लोग साथ खड़े दिखाई दे रहे हो भाई। अब इस पे भी हमको अगर समझ में नहीं आता है कि आदमी कैसा है तो क्या कहें। समान गुण वाले व्यक्ति में ही मित्रता होती है, ये सबको पता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में ना हम लोगों को एक मालिक की तरह घुसना चाहिए। मतदान के समय एक मालिक के रूप में अगर हम वोट करेंगे ना तो शायद हम सही माने वोटिंग कर पाए। सही वोटिंग करने के लिए हमें एक मालिक के रूप में वोट करना होगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में ना कुछ चीजें जो है हमें भूल जानी चाहिए। जब हम वोटिंग मशीन के सामने हो तो कम से कम ये चीजें जो है हमको बिल्कुल भूल जानी चाहिए। इसमें है कि भाई हम किस जात से हैं, किस धर्म को मानते हैं, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, बहुजन हैं या अल्पसंख्यक हैं, कौन सा उम्मीदवार या पार्टी जीतेगी, मीडिया चैनल किसको सीएम और पीएम प्रेडिक्ट कर रहा है, और जिसे मैं वोट दे रहा हूं वो जीतेगा कि नहीं।
अब ये वही बिंदु मैं भूलने के लिए कह रहा हूँ, काहे कि यही वो तथ्य हैं जो आपको एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करने से रोकते हैं। काहे कि एक अच्छा उम्मीदवार आपकी जात से नहीं भी हो सकता है, वो आपके धर्म को मानने वाला नहीं भी हो सकता है। अगर आप अमीर हैं तो हो सकता है वो गरीब हो, आप अगर गरीब हैं तो हो सकता है वो अमीर हो। आप बहुजन हैं तो वो अल्पसंख्यक हो सकता है, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो वो बहुजन हो सकता है। वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो अच्छा है इस बात की गारंटी आप ले सकते हो, थोड़े जानकार अगर आप बन जाओ तो। इसी तरह से कुछ बातें हैं जो हमें याद भी रखनी है। कुछ चीजें जो हम भूल रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है हमें वोटिंग कंपार्टमेंट पे या वोट करते हुए याद भी रखने की जरूरत है कि आज भाई हम एक मालिक के रूप में अपना सेवक चुनने वाले हैं, तो वो सेवक ईमानदार है। आज हम एक मालिक के रूप में अपना सेवक चुनने वाले हैं, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वो जो आदमी हम चुन रहे हैं वो ईमानदार है कि क्रिमिनल है, उसने टिकट काबिलियत पे मिली है या खरीदी है। अगर वो नहीं भी जीते तो क्या मैं वोट करूंगा तो अगली बार वो फिर से खड़ा होगा उतनी ही अच्छाई और सच्चाई से। और अपना काम मुझे करना है, बाकी जिस कैंडिडेट को मैं वोट कर रहा हूं ना वो आगे संभाल लेगा। और ऐसा कोई उम्मीदवार अगर ना दिखे अंत में, तो भाई चुनाव आयोग ने अभी अब नोटा का भी बटन लगा दिया है, नोटा दबा दे भाई, बट गलत उम्मीदवार। अपना सेवक या नेता चुनने का हमें अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य भी है भाई। थोड़े से मेहनत और विचार से हम आसानी से जान सकते हैं कि उम्मीदवारों की सूची में सबसे काबिल उम्मीदवार कौन है। कम से कम ये इस बात से तो ज्यादा आसान है कि यार जीतेगा कौन। याद रहे हमें सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनना है ना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सीधे नहीं चुनना। एक काबिल उम्मीदवार जो कि एक एमपी या एमएलए होगा, वो अपना नेता किसी काबिल को ही ना चुनेगा। हम अपनी सुरक्षा और फायदे के लिए जीतने वाले को वोट देना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम अपनी मर्जी के काम बाद में करा सकें इसलिए हम ऐसा चाहते हैं। तो भाई गुप्त मतदान हमारे काम कब आएगा जी? आप सबसे उपयुक्त और काबिल उम्मीदवार को वोट तो करो और परिणाम आने तक चुप रहो कि आपने किसको वोट किया है। गुप्त मतदान की ताकत समझो। अगर आपका वोट पाने वाला ना भी जीते तो आपने जीतने वाले को मतदान किया था। अब जो भी साथी वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक आए हैं, पहले तो उनका मैं धन्यवाद करूं और फिर आगे बढ़ते हैं।